हेलो एवरीवन। आज हम लोग जजमेंट राइटिंग का तीसरा दिन है हम लोगों का, और आज सीपीसी की जजमेंट एक केस ले रहे हैं हम, जिससे सीपीसी में जो है सीपीसी से कह लें या टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये केस है। सिविल से संबंधित एक केस है जो हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम डे 95 और डे 96 में क्रिमिनल से संबंधित जजमेंट राइटिंग आपको सिखा चुके हैं। अब सिविल से संबंधित समझा रहे हैं, इसके बाद मिसलेनियस भी पढ़ाएंगे। पहले सिविल में क्या क्या मामले आते हैं, पहले जजमेंट राइटिंग देख लें सिविल की कैसे आती है। देखिए ये केस है राइट जजमेंट इन एन अपील फाइल्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये अपील को निस्तारित करना है, उससे संबंधित मामला है। क्योंकि जजमेंट राइटिंग में हम पहले आपको आदेश और इससे संबंधित बता चुके हैं। राइट जजमेंट इन एन अपील ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स आफ्टर मेंशनिंग वेयर नेसेसरी फैक्ट्स presuming that necessary witness were examined and relevant documents have been produced। ये उस पेज का एक छोटा सा वहाँ से शुरू हुआ था केस, और ये पूरा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। 4 पॉइंट इसमें हैं, और इन चारों पॉइंट के बाद ये आपको अपील निस्तारित करना है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। क्वेश्चन संख्या जैसा कि बुक में 2 है। मामला क्या है हिंदी में हम आपको पढ़ के बता दें। निम्न तथ्यों के आधार पर दाखिल अपील में कुछ आवश्यक तथ्यों का उल्लेख करते हुए कि आवश्यक साक्ष्यों की परीक्षा की गई थी और सुसंगत दस्तावेजों को पेश किया जा चुका था, निर्णय लिखिए। समझ रहे होंगे आप मामले को। आपको निर्णय लिखना है। हालांकि ये अपील का निर्णय है, अपील हुई है, और ये पहले ही बता दिया है कि अपील में जो आवश्यक तथ्य थे उनका उल्लेख किया जा चुका है, साक्ष्यों की परीक्षा की जा चुकी है। इसमें थोड़ा सा आपको इमेज करना है, थोड़ा सा मैटर समझ लें। वादी ने 7 तारीख 10वां महीना 1989 को प्रतिवादी से एक समव्यवहार किया, जिसमें दस्तावेज का शीर्षक था कि स्थावर संपत्ति का सशर्त विक्रय द्वारा अंतरण। जो दस्तावेज पेश किया गया न्यायालय में, उसके सबसे ऊपर लिखा हुआ था, शीर्षक उसका था स्थावर संपत्ति का सशर्त विक्रय द्वारा अंतरण। विवादित भूमि कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर शहर के बाजार क्षेत्र में स्थित थी। उस पर एक भवन का निर्माण किया गया। भूमि का उस समय मूल्य 51,000 रुपये से अधिक था। तथा कथित दस्तावेज की शर्तें संव्यवहार में इस प्रकार थीं। जो दस्तावेज जिसको कहा गया है सशर्त विक्रय द्वारा अंतरण, उस दस्तावेज की कुछ शर्तें इस तरह से थी, दोनों पक्षों के बीच जो शर्तें संविदा के अनुसार तय हुई थी वो ये थी। उपर्युक्त संपत्ति मेरे द्वारा 5 वर्षों के लिए विक्रय की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए विक्रय की जाती है, और आपको उस पर कब्जा दिया जाता है। ठीक। संपत्ति का विक्रय मूल्य प्रतिफल 51,000 रुपये आपने मुझे दिया है और मैंने प्राप्त किया है, और उक्त राशि की प्राप्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है। जो संपत्ति जिसकी थी वो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि मैं आपको ये 5 साल के लिए संपत्ति विक्रय कर रहा हूँ, और इसके बदले में मैं आपसे 51,000 रुपये प्रतिफल के रूप में ले रहा हूँ। इसमें कोई विवाद नहीं है। पहला पॉइंट जिस व्यक्ति की संपत्ति से उससे संबंधित है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया? आप उक्त काबिज संपत्ति की उक्त उल्लिखित अवधि तक उपभोग कर सकते हैं, और आपके नाम से संपत्ति अंतरित की जाती है, और इससे संबंधित नगर पालिका कर निर्धारण दिया जाता है। ठीक है। उन्होंने उस दूसरे व्यक्ति से जिससे पैसा लिया था उसके नाम ये संपत्ति अंतरित कर दी पूरी तरह से। ये कहे 5 साल के लिए कि आप इसका उपयोग करिए। अब तीसरे पॉइंट में देखें, थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। उक्त 51,000 रुपये उक्त अवधि के
पूर्ण होने पर या उसके पूर्व आपको पुनर्भुगतान करने पर आप स्वीकार करेंगे और उक्त संपत्ति मेरे कब्जे में पुनर्स्थापित कर देंगे और हमारे बीच करार के अनुसार मेरे पक्ष में विक्रय विलेख को निष्पादित करेंगे। शर्त चूंकि यही थी कि 5 साल के लिए हम विक्रय कर रहे हैं और इस 5 साल के अंदर अंदर अगर मैंने आपको 51,000 रुपये दे दूं, जब भी दे दूं तो आप क्या करें, ये संपत्ति मेरे नाम विक्रय विलेख के अनुसार पुनर्स्थापित कर दें, मुझे वापस कर दें, क्योंकि मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा तो आप मेरी संपत्ति वापस कर दीजिएगा। चौथे और आखिरी पॉइंट में देखें आप क्या कहा गया है। उपर्युक्त उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर या उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी समय हमारे द्वारा 51,000 रुपये का विक्रय विलेख वापस किए जाने पर आप स्वीकार करेंगे और मेरे पक्ष में कब्जा वापस कर देंगे और मेरे पक्ष में विक्रय विलेख का निष्पादन करेंगे। ये हमारे बीच करार हुआ है। जो संपत्ति का मूल स्वामी था उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि या ये 5 साल का करार है हमारे आपके बीच, 5 साल के भीतर या 5 साल पूरे होने पे जैसा कि हम लोग करार कर रहे हैं, जब हम आपको पैसा पूरा दे दें तो आप प्लीज़ हमारे पक्ष में विक्रय विलेख को निष्पादित कर दीजिएगा, ये संपत्ति हमें लौटा दीजिएगा। ये करते हुए इन्होंने आपस में करार कर लिया। फिर क्या हुआ, वादी प्रतिवादी को 51,000 रुपये वापस करने का प्रस्ताव रखता है। वो ये कहते हुए स्वीकार नहीं करता कि प्रतिवादी उस पर पूर्ण स्वामित्व स्वत्व प्राप्त कर लिया है। पहली बात क्या, जब उसने जिस व्यक्ति की संपत्ति थी उसने 51,000 रुपये दे दिया तो जिसके पक्ष में निष्पादन हुआ था संपत्ति का, जिसने 51,000 रुपये इनको दिए थे, जिस संपत्ति के स्वामी थे उनको दिए थे, उसने 51,000 रुपये वापस लेने से मना इस आधार पर कर दिया कि अब मैं इस संपत्ति का पूर्ण रूप से स्वामी हूँ और मुझे आपके पक्ष में संपत्ति का पुनर्स्थापन नहीं करना है। अब वादी ने क्या किया है, वादी द्वारा 24/2/2001 को या के लगभग विमोचन का वाद दाखिल किया गया। देखिए तारीख ध्यान देने वाली है, मामला कब से चल रहा था, ये कब हुआ है, 1989 की बात है। ठीक है, अब ये आए कब, इन्होंने कब किया, 2001, समझ रहे हैं आप। तो 11 साल उधर हो गए 90 और ये 11-12 साल के बाद ये आए। प्रतिवादी ने विमोचन का वाद जो है इन्होंने दिया है, विमोचन का वादी द्वारा 24/2/2001 को या इसके लगभग विमोचन का वाद दाखिल किया गया। प्रतिवादी ने ये कथन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं है, बल्कि एक निर्धारित अवधि के भीतर पुनर्विक्रय के विकल्प के साथ विक्रय है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इतनी बात जो लास्ट में कही गई है कि असल में जो आदमी जिसने 51,000 रुपये लिए थे और संपत्ति अपनी दी थी, वो ये कहने लगा ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। और बंधक जो संपत्ति होती है वो एक बार बंधक हमेशा बंधक होता है, ये बात बताई गई है। ये हमने एक लेटेस्ट जजमेंट भी दिया है, आपको नीचे आप देखेंगे, धर्मजी शंकर शिंदे बनाम राजा राम जी श्रीपाद जोशी, धर्मजी शंकर शिंदे बनाम राजा राम श्रीपाद जोशी। ये एग्जैक्टली 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बंधक एक बार कर दिया गया है तो वो हमेशा बंधक रहता है, संपत्ति बंधक रहती है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। हालांकि ये केस लॉ हम आपको पढ़ा चुके हैं अपने, जब हमने जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ाया था उसमें ये हम पूरा डिटेल्ड पढ़ा चुके हैं आपको। अभी फ़िलहाल इस पर अब फिर से डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है वादी ये चाह रहा था कि उसकी संपत्ति इस आधार पर निर्मुक्त कर दी जाए कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था। प्रतिवादी ये कह रहा है कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ये नहीं था, बल्कि ये
एक विक्रय निष्पादनीय विक्रय था, विक्रय का निष्पादन किया गया था और अब मैं पूरी तरह से इसका स्वामी हूँ। अब देखिए विचारण न्यायालय ने क्या किया है। विचारण न्यायालय ने आवश्यक विभागों की विरचना की। 7 तारीख 10वां महीना 1989 के विक्रय विलेख के आधार पर न्यायालय ने पाया कि तथा कथित संव्यवहार विक्रय था और उसके द्वारा वाद खारिज कर दिया गया। समझ गए होंगे कि जब जो विचारण न्यायालय था उसके समक्ष जब वादी आया तो वादी ने जो भी दस्तावेज पेश किए, प्रतिवादी ने जो लिखित कथन पेश किए, इन सब के आधार पर जो विचारण न्यायालय था उसने पाया कि ये व्यवहार जो था इन दोनों के बीच सशर्त विक्रय ना हो, सशर्त बंधक ना होकर, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक ना होकर सामान्य विक्रय था, विक्रय का समव्यवहार था। और चूंकि विक्रय जब एक बार हो गया तो अब आपको दोबारा उस संपत्ति वापस नहीं मिल सकती, ये कहते हुए विचारण न्यायालय ने इनका वाद खारिज कर दिया। अब इसलिए इन्होंने क्या किया है, अपील किया है आपके सामने। चूंकि आप एडीजे हैं तो आपके पास ये मामला आया है, अपील सुन रहे हैं आप, सेशन कोर्ट में ये आया है। देखें आप पहले, सबसे पहले अब आप इसको जजमेंट लिखना है आपको। इन तथ्य आपको हमने 4 तथ्य बता दिए इस केस से संबंधित। इन 4 तथ्यों, इन 4 पॉइंट्स के आधार पर आपको जजमेंट लिखना है। जैसा कि हम बता चुके हैं, चाहे सिविल का मामला हो चाहे क्रिमिनल का मामला हो, जजमेंट लिखते वक्त सबसे पहले आप न्यायालय लिखेंगे। चूँकि वहाँ पर आप सत्र न्यायालय लिखते थे, यहाँ पर व्यवहार न्यायाधीश जिला लिखेंगे, समक्ष नाम होता है न्यायाधीश का। फिर वहाँ पर क्रिमिनल केस से अपील नंबर होता है, यहाँ पर सिविल अपील संख्या आप डालते हैं। जैसा कि वहाँ वादी, यहाँ पर भी वादी है, मान लीजिए वादी आ है, उसकी आयु लिखना होती है, पुत्र है, निवासी है, व्यवसाय है। ये अपील, चूँकि अपील हो रही है तो अपीलार्थी हैं ये। बनाम में क्या होते हैं, कोई भी आप नाम ले लीजिए, बी उसकी आयु, किसका पुत्र है, क्या कहाँ निवास करता है, क्या व्यवसाय है, और दूसरी पार्टी बनाम के बाद प्रत्यार्थी होती है, उसमें वादी प्रतिवादी होते हैं। यहाँ पर चूंकि अपील हो रही तो अपीलार्थी और प्रत्यार्थी है, 2 पक्ष। अब निर्णय लिखेंगे आप, निर्णय लिखेंगे, नीचे डेट लग सकते हैं कि इस डेट को मैंने ये निर्णय दिया है। पहला पॉइंट समझें, प्रस्तुत अपील आवादी ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न द्वारा पारित आदेश डिग्री दिनांक 24/2/2001 के विरुद्ध दाखिल किया गया है। मामले के तथ्य ये, अब चूँकि आप, जैसा कि हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, पहले सारे निर्णय में बता चुके हैं कि सबसे पहले आप, अब चूँकि पहले जो जज से क्रिमिनल का लिख रहे थे तो उसमें आप सारी धाराओं का उल्लेख करते हैं, इसमें आप थोड़ी सी समरी बताएंगे मामले को, कि संक्षेप में मामला बताना है। सबसे पहले आप सिविल केसेस का जब निर्णय, चूँकि अपील है, ये वाद नहीं है, अपील है, तो अपील में क्या करते हैं, आप मामले के तथ्य संक्षेप में बताते हैं। पहले मामले के तथ्य ये हैं कि वादी जो अपीलांट है ने प्रत्यर्थी जो प्रतिवादी है के द्वारा 7/10/2089 को एक समव्यवहार किया था। दस्तावेज का शीर्षक क्या था, स्थावर संपत्ति का सशर्त अंतरण। शर्तों के अनुसार वादी ने 51,000 रुपये प्रतिफल के रूप में प्राप्त करके अपनी संपत्ति को 5 साल के लिए विक्रय किया था। उस पर प्रतिवादी के कब्जा दाखिल करा दिया गया था, क्योंकि इन्होंने 51,000 रुपये लिए और प्रतिवादी को कब्जा दिला दिया। प्रतिवादी का उक्त अवधि तक संपत्ति के उपभोग का अधिकार था तथा उस संपत्ति के संबंध में नगरपालिका द्वारा निर्धारित कर का भुगतान भी किया जाना था। इसके अलावा उसी दस्तावेज में ये शर्त भी थी कि यदि वादी जो अपीलार्थी है 5 साल पूरे होने से पहले प्रतिवादी जो प्रत्यर्थी है उसको 51,000 रुपये वापस कर देगा तो प्रतिवादी या प्रत्यर्थी उसे स्वीकार कर लेगा और उस संपत्ति को वादी या अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय कर देगा और उस संपत्ति का कब्जा वादी अपीलार्थी को वापस कर देगा। वादी अपीलार्थी ने 51,000 रुपये
प्रत्यर्थी को लौटाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया और वो ये कहा कि उसने संपत्ति में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लिया है, स्वत्व या स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। वादी ने दिनांक 24/2/2001 के बंधक के मोचन का वाद दाखिल किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने लिखित कथन दाखिल करते हुए ये कहा कि संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं था, वरन विहित समय भीतर पुनः क्रय के द्वारा विक्रय था। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। वादी कह रहा है कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था। एक शर्त रखी गई थी कि इसके अंतर अगर मैंने पैसा दे दिया तो आप मुझे संपत्ति वापस कर देंगे। प्रतिवादी कह रहा है ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं था, बल्कि पुनः क्रय कर लेने द्वारा विक्रय था। दोनों में बहुत फर्क है। बंधक में आप संपत्ति वापस पाते हैं, पुनः विक्रय कर लेने के मामलों में संपत्ति वापस करने का आपके पास अधिकार नहीं रहता है, औपचारिक अधिकार है आपके पास। फिर क्या हुआ, विचारण न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए आवश्यक वाद बिंदु पर यह निर्णय दिया कि संव्यवहार एक विक्रय था, न कि बंधक, और इस तरह वादी का वाद खारिज कर दिया गया था। केस को आप पूरी तरह समझ चुके होंगे ना, कि वादी कह रहा है ये सशर्त विक्रय है, विक्रय द्वारा बंधक है। प्रतिवादी कह रहा है नहीं भाई, ये पुनः क्रय कर लेने के साथ विक्रय है। अब चूंकि न्यायालय ने क्या कर दिया, जो आपका विचारण न्यायालय था उसने क्या किया है, वादी का वाद खारिज कर दिया था। वर्तमान अपील के निस्तारण के अब चूंकि पक्ष में किसके गया, प्रतिवादी के। प्रतिवादी ये साबित करने में सफल रहा कि ये पुनः क्रय कर लेने के शर्त के साथ विक्रय था। ठीक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक को साबित करने में वादी असफल रहा। अब अपील न्यायालय के पास क्या है, इस पूरे मामले को समझने के बाद, दस्तावेजों को देखने के बाद 3 अवधार्य प्रश्न होते हैं। निस्तारण करने के लिए जो प्रश्न होते हैं उनको अवधार्य प्रश्न कह सकते हैं, विभागक तथ्य कह सकते हैं। सिविल में हमने बताया था आपको, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 3 ये विभागक तथ्य आए हैं तमाम दस्तावेजों के देखने के बाद, मामले को देखने के बाद आपके सामने। इन्हीं 3 तथ्यों को जैसे कहा जाता है विभागक तथ्य या विवादित तथ्य या विवादित तथ्यों का स्थिरीकरण। एक प्रश्न आता है आपके यहाँ सीपीसी में कि मैटर दे देंगे, जैसे मान लीजिए यही मामला दे दिया और आपसे कहा कि विभागिक तथ्यों या विवादित तथ्यों का स्थिरीकरण कीजिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 बिंदु बनाना होते हैं। ये विभागक तथ्यों या विवादित तथ्यों का स्थिरीकरण कहलाता है। तो प्रश्न अगर आता है ये मामला दे दें और कह दें कि विवादित तथ्यों या विभागक तथ्यों का स्थिरीकरण स्थिरीकरण करिए, स्थिर करिए, तो आप सिर्फ पूरे मामले को देख के यहाँ 3 पॉइंट तक आप बात लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 3 बिंदु कौन से हैं, वर्तमान अपील के निस्तारण निम्नलिखित बिंदुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। पहला बिंदु क्या है, क्या दस्तावेज दिनांक 7/10/1989 एक विक्रय विलेख था। सबसे मेन पॉइंट है कि जो विलेख था, दस्तावेज थे जो शो कर रहे हैं, क्या वो विक्रय विलेख था। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है, आपके पास दिमाग में आना चाहिए, क्या दस्तावेज दिनांक 7/10/1989 जो दस्तावेज आपके सामने पेश किया वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था। 2 ही मेन टॉपिक है। वादी कह रहा है ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, प्रतिवादी कह रहा नहीं भाई ये बंधक नहीं है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं है, बल्कि ये क्या है, पुनः क्रय कर लेने के शर्त के साथ विक्रय है। तो आपको पहले और 2 पॉइंट, इन्हीं दोनों पॉइंटों में से पॉइंट्स का निर्धारण करना है। और अगर निर्धारित हो जाते हैं तो चूंकि विचारण न्यायालय के द्वारा वादी को कोई राहत नहीं मिली थी, तो अगर कुछ मिलता है तो तीसरे पॉइंट में आप क्या कहते हैं, क्या वादी अपीलार्थी उस संपत्ति में कोई अधिकार रखता है। अगर कुछ फैसला वादी के पक्ष में यहाँ से अपील न्यायालय में होता है तो वो आपको लिख के देना है, बताना है कि उसे राहत मिल रही है या मामला एज इट इज रहेगा, ये आपको निर्णय देना है। अब 1 और 2 बिंदुओं को लेके साथ में चलेंगे, क्योंकि विक्रय विलेख का और सशर्त विक्रय का, इन दोनों को निर्धारण करना है आपके द्वारा। हुआ क्या है,
प्रकरण के तथ्यों से दोनों बिंदुओं का निस्तारण एक साथ किया जा सकता है, 1 और 2 का। अब क्या कर रहे हैं, हम निस्तारण कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि समव्यवहार की तिथि पर विक्रय भूमि की कीमत 51,000 रुपये से अधिक थी, जिससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। अब बहुत ही मेन पॉइंट पकड़ा अपील न्यायालय ने कि जब कीमत किसी चीज़ की 51,000 रुपये से अधिक है और वो 51,000 रुपये में आपको संपत्ति दे रहा है, तो वो बेचारा क्यों दे रहा है, तो इससे दो बातें आ रही हैं। पहली बात है, प्रथम बात कि विक्रय भूमि में प्रतिफल की अपर्याप्तता थी। वादी एवं प्रतिवादी के बीच ऋणी एवं ऋणदाता का संबंध कायम या उक्त विलेख केवल ऋण की सुरक्षा के लिए निष्पादित किया गया था। वादी अपीलार्थी का आशय संपत्ति को आत्यंतिक रूप से हस्तांतरित करने का आशय कभी नहीं रहा। क्योंकि आप अपील न्यायालय हैं, इसलिए आपको अपने विवेक का बहुत ध्यान रखना है, अपने विवेक का उपयोग करना है, और वही उपयोग किया है इस अपील न्यायालय में। न्याय एक प्रॉपर तरीके से न्यायाधीश ने, उसने बिल्कुल बात को पकड़ लिया कि संपत्ति की कीमत अगर 51,000 रुपये से अधिक थी और वो 51,000 रुपये में आपको संपत्ति बेचारा इस्तेमाल करने के लिए अंतरित कर रहा है, इसका मतलब उसको बहुत बड़ी कोई परेशानी रही होगी, जबकि उसका आशय विक्रय करने का नहीं है, संपत्ति का नहीं रहा होगा, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ आपको कम दाम में क्यों देगा। तो कोई मजबूरी थी जिसका उसे आपके पक्ष में संपत्ति को अंतरित करना पड़ा। द्वितीय बात क्या है, द्वितीय बिंदु क्या है, वादी अपीलार्थी ने उसी दस्तावेज में ये भी शर्त रखी थी कि धन का संदाय कर देने पर क्रेता प्रत्युत्तरदाता उस संपत्ति को विक्रेता अपीलार्थी को अंतरित कर देगा। क्योंकि जब उसने संपत्ति आपको अंतरित की थी संपत्ति धारक ने, तो उस बेचारे ने तुरंत अपीलार्थी ने उसी वक्त दस्तावेज में ये मेंशन किया था कि जब मेरे पास पैसा हो जाएगा इस 5 साल के अंदर या 5 साल तक, तो आप जब मैं पैसा दूं तो आप मेरे पक्ष में संपत्ति का अंतरण कर दीजिएगा। फिर क्या है, धारा 58C, ये संपत्ति अंतरण की अंतरण अधिनियम की धारा है 58C, जिसमें कहा गया है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सशर्त विक्रय द्वारा बंधक पर ही ये केस लॉ है। धर्मजी शंकर सिंधे बनाम राजाराम श्रीपाद जोशी 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है, अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में। धारा 58C संपत्ति अंतरण अधिनियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि यदि किसी समव्यवहार में निम्न बातें सन्निहित हों या अंतर्विष्ट हों तो वो समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक होगा। धारा 58C संपत्ति अंतरण के अनुसार, जो कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, उसकी धारा को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। जहां कोई बंधक करता बंधक संपत्ति को दृष्टया बेच देता है, इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, या इस शर्त पर कि संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा, अथवा इस शर्त पर कि संदाय किए जाने पर क्रेता वो संपत्ति विक्रेता को अंतरित कर देगा। वहाँ ऐसा समव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार शर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। बिल्कुल क्लियर कह दिया कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58C है, जो कहती है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, इसमें सीधी सीधी बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को किसी दूसरे पक्षकार के पक्ष में अंतरित करता है, इस शर्त पर करता है कि जब हम जो आपसे धन ले रहे हैं वो वापस कर दें, तो ये अंतरण शून्य हो जाएगा, और अगर हम उस समय के अंदर ये धन ना दे पाए वापस आपको, तो ये जो अंतरण है जो आत्यांतिक हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ये अंतरण पूर्ण हो जाएगा। इस शर्त के साथ संपत्ति अंतरित की जाती है, और ये पूरा अंतरण ये जो पूरा व्यवहार कहलाता है, ये सशर्त विक्रय द्वारा अंतरण कहलाता है। अब क्या है, इसमें मेन बात क्या है, परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार, यहाँ पर आ गए आप लास्ट में, अब ये मेन बात देखें, परंतु ऐसा कोई भी समव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वो शर्त उस दस्तावेज में सन्निविष्ट ना हो जिसमें विक्रय किया गया है या किया जाना तात्पर्य है। बिल्कुल ये आपके वेयर एक्ट में लिखा हुआ है, धारा जो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58C है
कि कोई भी समव्यवहार तब तक सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं कहलाएगा जब तक कि वो शर्त उसमें ना लिखी गई हो, उसमें शर्त ना दे दी गई हो कि ये सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है। तब तक उस बात को आप क्या कर सकते हैं, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं मानेंगे। अब ऊपर के दोनों बिंदुओं को निस्तारित करने के बाद उनका दोनों का जो निर्धारण था उसके आधार पर ये कह रहा है, तीसरा बिंदु आप दे रहे हैं कि राहत दे रहे हैं। देखिए अपीलार्थी को आप राहत दे रहे हैं। क्या राहत दे रहे हैं? पूर्व में ये निष्कर्षित हो चुका है कि समव्यवहार दिनांक 7/10/1989 को जो किया गया था वो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था तथा उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वंस अ मोर्टगेजी ऑलवेज मोर्टगेजी, ये नोक्स वर्सेस राइस में कहा गया है कि अगर एक बार जो चीज़ बंधक कर दी गई है तो वो हमेशा बंधक रहती है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ अपील न्यायालय ने पूरे मामले को जब देखा तो उसने विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है, क्योंकि उसने अपील अनुज्ञात की और अपील अनुज्ञात करने के बाद वादी के पक्ष में निर्णय दिया। क्योंकि विचारण न्यायालय ने कहा था कि ये विक्रय था और क्योंकि विचारण न्यायालय ने इसको जो था विक्रय माना था, मगर अपील न्यायालय ने उन बिंदुओं पर ध्यान दिया और पाया कि ये विक्रय नहीं था, ये सशर्त अंतरण सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था, जो कि 58C को फॉलो करता है। और इस सशर्त विक्रय द्वारा बंधक के कारण होने के कारण, कहने का मतलब है बंधककर्ता को बंधक संपत्ति को विमोचन का तब तक अधिकार होता है जब तक कि वो अधिकार प्रोबंध ना हो जाए। प्रोबंध कहते हैं मोचन निषेध को, जिसका उल्लेख संपत्ति अंतरण अधिनियम में किया गया है, हमने आपको पढ़ाया है। वादी अपीलार्थी को अपनी संपत्ति प्रत्युत्तरदाता वादी अपीलार्थी को अपनी संपत्ति प्रत्युत्तरदाता से प्राप्त करने का एवं विमोचन का अधिकार रखता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बंधक करता है वो अपनी जगह ठीक है, उसने संपत्ति को बंधक किया था, विक्रय नहीं किया था, ये पाया अपील न्यायालय ने। इसलिए उस संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का बंधककर्ता का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि प्रोबंध ना हो जाए। प्रोबंध का मतलब मोचन निषेध ना हो जाए, पूरी तरह से उसको संपत्ति को मोचन करने के लिए, वापस करने के लिए मना ना कर दिया जाए, तब तक वो अपनी संपत्ति को प्राप्त करने का हकदार है। कहने का मतलब है अपीलार्थी को संपत्ति मिलेगी। ये कहते हुए जो अपील न्यायालय है उसने अपना आदेश मतलब निर्णय सुना दिया। ये हो गया निर्णय आपका, ठीक। ये निर्णय आपने 3 पॉइंट के आधार पर दे दिया। अब आप आदेश क्या लिखेंगे? बहुत छोटा सा आदेश लिखना है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक डाल देंगे को अपास्त किया जाता है। जो भी दिनांक थी जो वो अपास्त किया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। प्रतिवादी प्रत्युत्तरदाता को आदेश किया जाता है कि वो अपीलार्थी से 51,000 स्वयं जो बतौर ऋण दिया है प्राप्त करे, वह अपीलार्थी के पक्ष में बंधक भूमि को समस्त भारों से मुक्त कब्जा दखल करावे। कहने का मतलब है आपने आदेश, चूंकि आप अपील न्यायालय है, आपने आदेश लिख दिया कि आप क्या करिए, इनको जो विचारण न्यायालय है उसका निर्णय गलत था कि उसने इसको विक्रय माना, जबकि ये विक्रय ना होकर सशर्त विक्रय द्वारा बंधक था। इसलिए प्रतिवादी को चाहिए कि वो उसके जो 51,000 रुपये जो शर्त रखी गई थी 51,000 रुपये दे देगा, तो जो ऋण लिया था उसने एक तरह से, वो ऋण जब 51,000 रुपये आपको वापस कर दिए तो आप उसकी भूमि को उसके पक्ष में निस्तारित कर दीजिए, विक्रय कर दीजिए, विक्रय विलेख को निष्पादित कर दीजिए। तदनुसार डिक्री बनावे, और इस तरह से आप क्या करते हैं, आज डिक्री पारित कर दी गई। नीचे जैसा कि आप उसमें लिखते थे हर जगह, निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षर
हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाता है, किया गया है। नीचे हस्ताक्षर के लिए जगह छोड़ते हैं। नाम होता है जहाँ पर व्यवहार न्यायाधीश, क्योंकि ये सत्र न्याय सिविल मामला है इसलिए व्यवहार न्यायाधीश, जिला और दिनांक, ये मोहर लगी होती है। दूसरी साइड पे भी आप लिखते हैं निर्णय न्यायालय द्वारा लिखा गया, नीचे मोहर लगा दी जाती है। हस्ताक्षर की जगह होती है, मोहर में न्यायाधीश का नाम होता है, व्यवहार न्यायाधीश और जिला का नाम लिखा होता है। अभी हम बात कर रहे थे, बार बार एक केस आया था इसमें, धर्मजी शंकर शिंदे बनाम राजा राम श्रीपाद जोशी। इस केस में एग्जैक्टली जस्ट उलट हुआ था। ये केस हम आपको फिर से बता दे रहे हैं। इस केस का ये पूरा निर्णय सार ये है, जहाँ की विक्रय विलेख में ये शर्त हो कि यदि नियत 5 वर्ष के भीतर उधार लिया गया धन वापस नहीं किया गया तो विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा, और जहाँ वादी ऋणी भुगतान करने में विफल रहा हो वहाँ समव्यवहार पुनः कर लेने की शर्त के साथ विक्रय माना जाएगा, न कि सशर्त विक्रय द्वारा बंधक विमोचन विवाद निरस्त करने का विचारण न्यायालय का निर्णय या आदेश पुनर्स्थापित। इस मामले में जस्ट उल्टा हुआ है। हुआ ये है, इसमें जो वादी है उसने कुछ पैसे लिए थे और कहा था कि 5 साल के भीतर हम धन आपको वापस कर देंगे, और ना कर पाए तो ये विक्रय हो जाएगा, आत्यंतिक हो जाएगा, जो कि कहलाता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में ही शर्त होती है लिखी हुई। क्योंकि ये वादी जो थे भुगतान नहीं कर पाए उस 5 साल के अंदर, तो ये विक्रय हो गया। ठीक, विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा। और इस केस में सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं माना है। धर्मजी शंकर शिंदे का जो वाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं माना है, बल्कि उसको विक्रय माना है। जो आपको हमने केस पढ़ाया है उसमें जो अपील न्यायालय है उसने विक्रय माना है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक नहीं माना है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इस तरह से ये मामला जो धर्मजी शंकर शिंदे का मामला है, मतलब आप केस लॉ में अगर ये लेटेस्ट केस, मतलब जब आप ये निर्णय आ जाए इस तरह का कोई, तो अगर ये चूँकि लेटेस्ट निर्णय है, अगर ये लिखते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जाता है, इसलिए हमने आपको ये पढ़ा दिया। इस तरह से कहने का मतलब है इस पूरे मामले में आपने अब देखा, पूरे ही मामले में जो पैसा उधार लिया गया था, एक तरह से उधार लिया गया था, अपील न्यायालय ने उसको एक ऋण माना और ऋण को भुगतान करने के बाद संपत्ति को उस वादी के पक्षकार में प्रत्यंतरित करा दिया, पुनर्स्थापित करा दिया, उसी को वापस करा दी संपत्ति। इस तरह से ही मामला हो गया। ये जजमेंट राइटिंग है सीपीसी की। सीपीसी से संबंधित कोई मामला आएगा जो कि चूँकि इससे पहले हम आदेश निर्णय बता चुके हैं, ये एक इसलिए हमने ये मामला दिया कि अपील का मामला था कि अपील को आप किस तरह से, मान लीजिए अचानक आदेश ना होकर अपील आ जाए तो अपील को आप कैसे निस्तारित करेंगे। तो ये अपील निस्तारित करने का तरीका था। अपील को भी इस तरह से आप सुनेंगे, कुछ भी लिखने को आ जाता है जजमेंट राइटिंग में। अपील निस्तारित, अब ये सीपीसी का मामला था, सिविल का मामला था। इससे पहले 2 केसेस में हम डे 95 और डे 96 में आपको क्या कर चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर का निर्णय जजमेंट राइटिंग लिखा चुके हैं। ये सिविल प्रोसीजर की जजमेंट राइटिंग है। अगला डे 98 पे भी हम सिविल केस को डिस्कस करेंगे, आगे एक डे और देंगे आपको सिविल से संबंधित। इस तरह से आप लोग जजमेंट राइटिंग को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसमें हमने पीडीएफ भी लगाया हुआ है, जब आप वीडियो चलाएंगे तो मोर लिख के आएगा। मोर में जब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लास्ट में पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई असुविधा होती है तो हम इससे पहले आपको नंबर दे चुके हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर, आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक, और इस तरह से इस मैटर को आप अच्छे से तैयार करिए, सारे साथियों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। कोई मैटर ना समझ में आए तो हमसे तुरंत हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए या कमेंट द्वारा हमें बताइए। धन्यवाद।